दोस्तों, ये सवाल अक्सर होता है मुसलमानों से। मुझसे भी हुआ था, आपसे भी हुआ होगा कि जितने भी टेररिस्ट पकड़े जाते हैं या टेररिज्म में जो भी अरेस्ट होते हैं, ये मुसलमान ही क्यों होते हैं? तो इसका हम क्लियर कट जवाब नहीं देते। सेम सवाल इंडोनेशिया की एक लड़की ने मुझे G20 जम्मू यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने पूछा था। वहाँ पे मुझे एज ए पैनलिस्ट बुलाया गया था। तो पैनल डिस्कशन के बाद जब Q&A सेशन चल रहा था, तो उस टाइम पे उस इंडोनेशियन लड़की ने मुझसे पूछा था कि मूवीज़ के अंदर और न्यूज़ में मुसलमानों को ही क्यों टेररिस्ट दिखाया जाता है? और यही सवाल मेरे बेटे ने भी मुझसे पूछा कि अक्सर मीडिया में हम देखते हैं कि टेररिस्ट का जब भी नाम आता है, वो मुसलमानों को ही क्यों दिखाया जाता है? तो इसका जो हम जवाब देते हैं, वो घुमा फिरा कर या लिपापोती करते हैं। सीधा सीधा हम जवाब नहीं देते। या तो हम ये कहेंगे कि नहीं नहीं भाई, ये जो है इस्लाम दुश्मन है, मुसलमान दुश्मन है, मुसलमानों से जल रहे हैं, हसद है इनको, हमको बदनाम करने के लिए सब किया जा रहा है। या तो इस तरीके का जवाब देंगे, या तो ये कहेंगे कि नहीं नहीं भाई, ऐसा मसला नहीं है, ये तो सब इनसाइड जॉब होता है, कॉन्स्पिरेसीज होती है, ये होता है, हमको बदनाम किया जा रहा है। या तो स्टॉकहोम सिंड्रोम का हम शिकार हो जाते हैं, या टेररिस्टों को हम सिंपथाइज करेंगे, हम बोलेंगे नहीं भाई, उनके साथ ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, तब जाके वो टेररिस्ट बने हैं, उनके हालात भी तो देखो, उनके मसले भी तो देखो। तो इस तरह से हम कहीं ना कहीं करके लिपापोती करते हैं। ना हम उनको डिसओन करते हैं, ना हम इस प्रॉब्लम को ओन अप करते हैं। ये सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है। तो मैं आपको सीधे सीधे क्लियर कट मैं आपको बताता हूं कि क्यों मुसलमानों को ही टेररिस्ट जो है अक्सर समझा जाता है और देखा जाता है। हालांकि दाढ़ी तो यहूदी भी रखते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखते हैं, मगर उनको इतनी स्क्रूटनी नहीं होती जितनी मुसलमानों को होती है। मुसलमान औरतों के अलावा क्रिश्चियन जो नन्स होती हैं, वो भी अपना सर ढांकती हैं, मगर उनकी उतनी स्क्रूटनी नहीं होती जितनी मुसलमानों की होती है। वो क्यों, उसका रीज़न क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ ये है कि अक्सर जो हम मुसलमान हैं, अपने मुल्कों को छोड़कर, जैसे सीरिया है, पाकिस्तान है, या अफगानिस्तान है, लीबिया है, लेबनान है, ये मुल्कों को छोड़कर हम जाते हैं वेस्ट फॉर गुड लाइफस्टाइल, गुड लिविंग, और अच्छे पेमेंट के लिए, अच्छी सैलरीज के लिए हम यहाँ से उठकर वहाँ चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद हम मस्जिद बनाते हैं, कम्युनिटी बनती है, सब बढ़िया चल रहा होता है। तो अब हमारे अंदर एक कीड़ा होता है, और वो कीड़ों के अंदर, उस कीड़े के अंदर भी कीड़ा होता है। इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ता है, सॉरी, मगर कुछ कुछ लोगों में कीड़ा होता है। वो कीड़ा क्या होता है? खिलाफत का कीड़ा। उनके अंदर होता है इस्लामिक सिस्टम कायम करने का कीड़ा। तो वो कहेंगे कि यार, हमारा जो नमाज, रोज़ा, सदका, ज़कात, ये सब सारी जो चीज़ें हैं ना, ये अल्लाह के पास कबूल नहीं है जब तक हम इस्लामिक सोसाइटी या इस्लामिक सिस्टम नहीं कायम करते। तो ये जो कॉन्सेप्ट एक्चुअली, ये डॉक्टर इसरार अहमद, मौदूदी जैसे लोगों ने इसको प्रमोट किया था, और ये हमारे अंदर बैठ गया। हालांकि दूसरे स्कॉलर्स भी गुजरे हैं, जैसे कि शेख रबी अल मदखली थे। इन्होंने तो कहा था कि भाई, जितने प्रॉफिट्स आए हैं, इनका मकसद पॉलिटिक्स था ही नहीं, बल्कि इनका मकसद था अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना। मगर ऐसे स्कॉलर्स को प्रमोट नहीं करते। कैसे स्कॉलर्स को प्रमोट करते हैं? इसरार अहमद जैसे, मौदूदी जैसे लोगों को। खैर, तो लोगों के जहन में ये होता है कि जब तक हम इस्लामिक सोसाइटी नहीं कायम करेंगे, तो हमारा इस्लाम मुकम्मल नहीं है। फिर वो इस तरह से चीज़ों को बनाना शुरू करते हैं। अब उसमें क्या होता है, अगर आप जैसे लोग या हम जैसे लोग जो है अपोज करना शुरू करें, नहीं नहीं भाई, सब ठीक तो चल रहा है ना, क्यों खामखा छेड़ें, तो फिर आपको कहेंगे कि भाई, आपका इस्लाम मुकम्मल नहीं है, आप पक्के मुसलमान नहीं हैं, आप ढंग के मुसलमान नहीं हैं। तो या तो आप चुप हो जाएंगे, या तो आप वहाँ से चले जाएंगे, या तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, मैं सही मुसलमान नहीं हूँ, तो मुझे सही मुसलमान बनना है। अब उसके बाद क्या होगा कि वो कुछ इस तरीके के काम करेंगे, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का क्रैकडाउन उनके ऊपर होगा। जब क्रैकडाउन होगा, तो पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि देखो भाई, यहाँ पर इस्लामोफोबिया है, यहाँ पे मुसलमानों से नफरत की जा रही है, यहाँ मुसलमान इस्लाम से नफरत की जा रही है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल चल रहा होता है, मगर छेड़ेंगे। छेड़ने के बाद जब रिएक्शन होगा, तो फिर उसको दुनिया को बताएंगे। अब उसमें से कुछ सरफिरे होंगे जो तकरीबकारी कर देंगे, बम ब्लास्ट कर देंगे, या कुछ इस तरीके का काम कर देंगे। जैसे एक कीनियन से मैं बात कर रहा था, तो वो कीनियन बता रहा था कि हमारे पास जो है, जो स्कॉलर्स हैं, ये बिके हुए हैं। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि सोमालिया में जिहाद चल रहा है, तो हमको जाने नहीं दे रहे हैं। मैं बोला कि भाई, तुम्हारे मुल्क का मसला तुम पहले देखो, तुमको कीनिया से सोमालिया जाके क्या लड़ना है? तो यहाँ से वहाँ जाने नहीं देती अगर गवर्नमेंट, या फिर कुछ इस तरीके का क्रैकडाउन करती है, तो फिर गवर्नमेंट के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। जब गवर्नमेंट के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इनको अरेस्ट करती है, पकड़ती है। तो फिर ये रिजेंटमेंट जो है इनके अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर तब जाके जो है पूरा मामला ख़राब हो जाता है, और फिर गवर्नमेंट जो है इस तरह के लोगों को, फिर हर मुसलमान को फिर जो है ये शक की निगाह से देखना शुरू कर देती है। ये तो पहला रीज़न हो गया, ठीक है। अब दूसरा रीज़न वो ये है कि मुसलमानों की पहले जो है एम्पायर्स थे, जैसे ब्रिटिश के एम्पायर से, क्रिश्चियंस के भी एम्पायर्स थे। तो क्रिश्चियंस ने अपना जिहाद किया,
उन लोगों ने अपना एम्पायर एक्सपैंड किया। इसी तरीके से मुसलमानों ने अपना जिहाद किया, उन्होंने अपने एम्पायर्स को एक्सपैंड किया। अब जो क्रिश्चियन एम्पायर्स थे वो ख़त्म हो गए, और जो ब्रिटिश एम्पायर था या फ्रेंच एम्पायर था या पॉलिश एम्पायर था, तो इन लोगों ने बाकायदा माफ़ी मांगी। इन लोगों ने कहा कि भाई जो हमने आपको कॉलोनाइज़ किया था, आपके ऊपर हमने हुकूमत की थी, आपके रिसोर्सेज को हमने यूज़ किया था, सॉरी। उन्होंने कह दिया सॉरी, अपोलोजाइज़ उन्होंने किया। मगर हम तो मुसलमान हैं भाई, हम ना अपोलोजाइज़ करेंगे। सॉरी नाम की तो चीज़ हमारे डिक्शनरी में होती ही नहीं है। हम सॉरी तो बोलना दूर की बात है, हम उल्टा इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई करते हैं। इंडिया के अंदर औरंगज़ेब की तारीफ़ करेंगे, बाबर की तारीफ़ करेंगे, और फिर जो है अकबर की तारीफ़ करेंगे। ऐसे तारीफ़ करेंगे जैसे कि हमारे वो दादा परदादा थे, हमारे दादा परदादा थे। अरे बाहर से आए हुए लोग थे भाई, ये इन्वेजन्स उस टाइम का कॉमन सिस्टम था, वो हुआ। हम उसको एक्नॉलेज करना तो दूर की बात, हम उल्टा उनको ग्लोरीफाई करते हैं। अगर कोई उनके खिलाफ बोल दे तो फिर हम ऐसे लड़ने चले जाएंगे जैसे हम उनकी सगी औलाद हैं, ठीक है। तो जो ग्लोरिफिकेशन होता था हमारा एम्पायर्स का पुराने, तो वो चीज़ हमारे अंदर अभी भी बसी हुई है। तो सॉरी बोलना तो दूर की बात है, हमारे डिस्कशंस तो ऐसे होते हैं कि हमने यहाँ यहाँ हुकूमत की थी, हम वापस यहाँ यहाँ हुकूमत करेंगे, ग़ज़वा हिंद करेंगे, हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करेंगे, वापस हम हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करेंगे। हिंदुस्तान के टुकड़े कर दिए, एक पाकिस्तान बन गया, एक बांग्लादेश बन गया, एक कश्मीर का मसला अभी तक जो है ये सिलगा के रखे हुए हैं, माचिस की तीली की तरह उसको जो है सुलगता हुआ रखे हुए हैं। तो ये सारे मसले किसकी बुनियाद पर हुए? मज़हब की बुनियाद पर। और किसके मज़हब की बुनियाद पर? भाई मेरे मज़हब की बुनियाद पर, इस्लाम के नाम पर ये सब मसला हुआ है। तो ऑब्वियसली जब ये सारे जो है आप बैल्कनाइजेशन करेंगे, टुकड़े करेंगे, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चलाएंगे, और ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप इस्लाम के नाम पे करेंगे और मुसलमानियत के नाम पे करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको शक की नज़र से ही देखा जाएगा। ये हो गया दूसरा रीज़न। और तीसरा रीज़न यहाँ पर ये है कि ये जो यूरोप था या फिर इंडिया है, तो यूरोप एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है, इंडिया जो है एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, इज़राइल जो है ये यहूदी मेजॉरिटी कंट्री है। तो हमको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि एक यहूदी मुल्क तरक्की कर रहा है, या फिर एक क्रिश्चियन मुल्क तरक्की कर रहा है, या फिर एक हिंदू मुल्क तरक्की कर रहा है। तो क्या होता है कि हम उनके रिसोर्सेस को एग्जॉस्ट करने के लिए उनके ऊपर हर्प करते हैं। अबू बकर नाजी, आप इनका नाम पढ़िएगा, बहुत बड़े ये इस्लामिस्ट आइडियोलॉग थे। इन्होंने किताब लिखी थी, इसके अंदर इन्होंने इस्तिंजाफ के नाम से इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया था। और ये कॉन्सेप्ट मैंने 2014 में आईसिस की एक मैगजीन निकलती थी दाबिक, इसको मैं एनालाइज कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, 2014 की बात बता रहा हूँ। उस टाइम पे यही कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा था कि कुफ्फार और मुशरिकीन को ज़र पहुँचाने के लिए, उनको एग्जॉस्ट करने के लिए उनको जंग में घसीटो, और जंग में घसीटने के लिए ये हर्बल इस्तिंजाफ जो होता है ये कैरी ऑन करना पड़ता है। तो इसमें आप उनके ऊपर अटैक करेंगे और उनकी आर्मी, उनके रिसोर्सेस और उनका पैसा, उनका अटेंशन सारा का सारा आपकी तरफ माइल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इजराइल और अरब कंट्रियों के साथ जो है पीस ट्रीटी हो रही थी, और फिर आईमैक जो इकोनॉमिक कॉरिडोर था इसकी बात चल रही थी। तो हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, और फिर अभी तक वो मसला चल रहा है, और वो जो प्रोजेक्ट था वो रुक गया। इंडिया जैसे तरक्की कर रहा होता है तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान का पहलगाम अटैक हो गया, और फिर इंडिया जो है जंग में घसीट लिया गया। 9/11 को उसामा बिन लादेन ने सेम ऐसे ही कहा था। अब लोग कहेंगे नहीं नहीं भाई, वो 9/11 यहूदियों ने किया, इनसाइड जॉब था, फला ढिमका, ये सब बेकार की बातें हैं। मैंने सीधे सीधे इनका अलकायदा और आईसिस का लिटरेचर रिसर्च किया है, एग्जैक्ट एक्यूरेट इनका जो लिटरेचर था। उसामा बिन लादेन ने इसी कॉन्सेप्ट को रीट्रेट किया था, हर्बल इस्तिंजाफ का, कि कुफ्फार और मुशरिकीन को ज़र पहुंचाने के लिए, उनको नुकसान करने के लिए, उनको घसीटने के लिए जंग में आप उन पर अटैक करो, वो आपके ऊपर इन्वॉल्व हो जाएंगे और फिर उनकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। तो जब आपके पास इस तरह के कॉन्सेप्ट्स होंगे, जब आप इस तरीके का काम करेंगे, और फिर हम जो मॉडरेट मुसलमान होते हैं बिल्कुल चुप हो जाते हैं। हम या तो जो है जस्टिफाई करते हैं, या फिर जिस तरीके का कंडेमनेशन होना चाहिए उस तरीके का कंडेमनेशन हम करते ही नहीं है, हमारे पास से उस तरीके का कंडेमनेशन आता ही नहीं है। तो ऑब्वियस रीजंस है कि जो मीडिया है या मूवीज़ है, तो हमको ही दोषी ठहराया जाएगा, हमको ही सस्पिशियस नज़र से देखा जाएगा। तो मैंने उस इंडोनेशियन लड़की को उस कॉन्फ्रेंस में यही जवाब दिया था कि ये जो इमेज करेक्शन है, ये इमेज करेक्शन कोई और नहीं, हमको ही करना पड़ेगा, हमको ही ये इमेज करेक्शन करना पड़ेगा। और जो गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को एक्नॉलेज करो, और जो हमारे अंदर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, आप कहेंगे बस थोड़े से लोग हैं, अब वो थोड़े से ही काफ़ी हैं पूरी कश्ती को डुबाने के लिए, ठीक है। तो आप ओन अप करिए,
और ये जो एक्सट्रीमिस्ट्स होते हैं इनको डिसओन करिए। जिस तरह से आप अपने बच्चों को ड्रग्स से और फिर गंदी सोहबत से आप बचा के रखते हैं, इसी तरीके से आप अपने बच्चों को एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल एलिमेंट से बचा के रखिए। जितना हो सकता है उनसे आप दूर रखिए। ये सब जो आते हैं भाई, कोई बोलता है हम स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अंदर इतनी शिद्दत होती है। एक तो स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन वाले लड़के की शादी में मैं गया, वो दूल्हा बन के स्टेज पे बैठा हुआ है, तो वहाँ पे हमारी रिश्तेदारी थी तो हम गए। तो मैं जब उसको मुबारकबादी देने के लिए गया तो उसके दोस्त आके बोलने लगे कि भाई वो आपसे मिलना नहीं चाहता है। हमने कहा भाई हमारे पास इतना टाइम कहाँ है कि भाई हम इतनी दूर से इनसे मिलने के लिए आए, ये तो सुन्नत है तो हम आ गए मिलने के लिए। तो इनके अंदर एक्सट्रीमिज्म इतना ज़्यादा होता है कि ये लोग जो है सिर्फ सियासी नज़रियात के इख्तलाफ पर लोगों को बॉयकॉट कर देते हैं, उनको तकफीर कर देते हैं, उनको काफिर बोल देते हैं, उनको मुनाफिक बोल देते हैं। तो ये एक्सट्रीमिज्म से भी अपने बच्चों को बचा के रखिए। आप बच्चों को दीन सिखाइए, कोई नहीं रोक रहा है आपको, कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक रही है। आप कुरान सिखाइए, हदीस सिखाइए, सुन्नत सिखाइए, जो सिखाना है सिखाइए। मगर आप ये जो सेपरेटिस्ट माइंडसेट एंड होलियर देन दाओ वाला जो एटीट्यूड होता है कि सब गंदे और सिर्फ हम सही, ये वाला जो एटीट्यूड है, ये यहीं से शुरुआत होती है रेडिकलिज्म की, और यहीं से बीज से जो है झाड़ निकलना शुरू होता है। और जब ये झाड़ बड़ा हो जाता है तो ऑब्वियसली खुद के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी जो है बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। उम्मीद है कि मेरी ये बातें जो है आप लोगों को समझ आई हैं। अगर आपको ये बातें पसंद आई हैं तो ज़रूर जो है इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब से शेयर करिए और इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर।